हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्राकृतिक पारितंत्र। इस चैप्टर के 2 भाग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज की क्लास में इसका तीसरा भाग हम समझने वाले हैं। अच्छा, अभी तक हमने 2 भाग में क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने ये देखा कि प्राकृतिक पारितंत्र आखिर होता क्या है। अच्छा, प्राकृतिक पारितंत्र के मुख्य रूप से 2 प्रकार कौन कौन से हैं, मतलब स्थलीय पारितंत्र क्या होता है और जलीय पारितंत्र क्या होता है। स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत भी 4 अलग अलग प्रकार के पारितंत्र आते हैं, जैसे कि वन, घास के मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा प्रदेश। इन चारों स्थलीय पारितंत्रों को हमने अच्छे से समझा था। फिर हमने जलीय पारितंत्र को समझा था और उसमें देखा था कि जलीय पारितंत्र के भी मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक तो अलवण जलीय पारितंत्र और दूसरा लवण जलीय पारितंत्र। तो हमने प्राकृतिक पारितंत्र की कुछ बेसिक बातों को 2 भागों में समझ लिया। आज के तीसरे भाग में हम समझने वाले हैं कि भारत में किस प्रकार के स्थलीय पारितंत्र और किस प्रकार के जलीय पारितंत्र है। तो शुरू करते हैं भारत के पारितंत्रों को समझना। तो भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के पारितंत्र, स्थलीय और जलीय। अब स्थलीय में भी अलग अलग प्रकार के पारितंत्र हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहला है वन, दूसरा है घास के मैदान। अलग अलग प्रकार के घास के मैदान देखने को मिलेंगे। मरुस्थल देखने को मिलता है और मुख्य रूप से पहला है थार का मरुस्थल और दूसरा कच्छ का रण। ये मरुस्थल हमें देखने को मिलते हैं। फिर हमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पर्वत देखने को मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिमालय पर्वत है। फिर हमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख हिस्सा है, वो पारितंत्र देखने को मिलता है। तो ये थे स्थलीय पारितंत्र जो कि भारत के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। भारत में जलीय पारितंत्र भी अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है अलवण जलीय, मतलब ऐसे जलीय पारितंत्र जिसमें लवण नहीं होता है, नमक नहीं होता है। और दूसरा है समुद्री पारितंत्र, जिसका पानी खारा होता है, जिसके पानी में लवण होता है। तो एक एक करके हम भारत के सभी स्थलीय पारितंत्र और सभी जलीय पारितंत्रों को समझने वाले हैं। सबसे पहले है भारत में स्थलीय पारितंत्र, और स्थलीय पारितंत्र में पहला स्थलीय पारितंत्र है वन। भारत में अलग अलग प्रकार के वन देखने को मिलते हैं और इनका वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया है। वनों की स्थिति, वातावरण, मौसम की दशाओं के अनुसार भारत में अलग अलग प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है समशीतोष्ण वृहत वन, चौथा है समशीतोष्ण शंकुपर्ण वन या फिर इन्हें शंकुधारी वन भी कहा जाता है, और पांचवा है अल्पाइन और टुंड्रा वन। एक एक करके वनों के इन अलग अलग प्रकार को हम समझते हैं। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नाम से ही समझ में आता है कि ये ऐसे वन है जो कि गर्म यानी कि उष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं और यहां पर वर्षा अच्छी खासी मात्रा में होती है। जैसे कि भारत का दक्षिणी हिस्सा जो कि भूमध्य रेखा के पास है, वहां पर अधिकतर मात्रा में उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारत का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, मेघालय वाला हिस्सा है, वहां पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। तो ये मुख्यतः उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है और वर्ष भर धूप निकलती है। एक तो बारिश अच्छी खासी मात्रा में होती है और साल भर धूप निकलती है, मतलब ये उष्ण क्षेत्र है। पेड़ों की वृद्धि यहां पर सबसे अच्छी होती है, चूंकि गर्मी भी है, बारिश भी है, तो यहां पर पेड़ों की जो वृद्धि है, उनकी जो ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी होती है और पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे भी देखने को मिलते हैं। 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है और शुष्क मौसम बहुत कम समय के लिए होता है। यहां पर बारिश भारत में सबसे ज्यादा होती है, करीब 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, और जो शुष्क मौसम है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, या यूं कहे ना के बराबर होता है। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के वर्षा वाले ढाल। पश्चिमी घाट क्या है? भारत का ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, यहां पश्चिम में पहाड़ है जिन्हें पश्चिमी घाट बोलते हैं, और पूर्व में जो पहाड़ है उन्हें पूर्वी घाट बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पर इस प्रकार के उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिल जाएंगे। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मैदानों में ये मिल जाएंगे।
उत्तर पूर्वी भारत के अलग अलग राज्यों में इस प्रकार के वन देखने को मिल जाते हैं। मुख्य वृक्ष कौन से हैं इस प्रकार के वनों में? आबनूस, महोगनी, रोजवुड, ये कुछ प्रमुख वृक्ष है जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे प्रकार का वन है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नाम से समझ में आता है कि ये गर्म क्षेत्रों में है और चूंकि ये पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं तो इन्हें बोला जाता है पर्णपाती वन। गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। चूंकि इन वनों में गर्मियों में न के बराबर बारिश होती है, पानी की आपूर्ति नहीं हो रही होती है, तो पानी की आपूर्ति से बचने के लिए, उसको कम करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी की आवश्यकता ही कम हो। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो बोला जाए मानसूनी वन किन्हें कहा जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन मतलब कि जब बारिश आएगी या पानी की अवेलेबिलिटी होगी तो इनमें पत्तियां होंगी, और जब गर्मी आएगी, पानी की उपलब्धता कम होगी या न के बराबर होगी तो ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। केरल, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग और हिमालय की घाटियों में इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। केरल राज्य में पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है, पश्चिमी घाट एक बार वापस देख लेते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में पश्चिम में कुछ पर्वत है, पश्चिमी घाट कहा जाता है, और पूर्व में जो पहाड़ है उन्हें पूर्वी घाट बोला जाता है। तो ये जो पश्चिमी घाट है उसके पश्चिमी ढाल पर चूंकि बारिश ज्यादा होती है तो वहां पर तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलेंगे, जबकि इसके पूर्वी ढाल पर अपेक्षाकृत कम बारिश होती है। तो इस क्षेत्र में जो वन होंगे उन्हें बोला जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इसके अलावा हिमालय की जो घाटियां हैं उसमें भी इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। इन वनों को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है पानी की उपलब्धता के अनुसार। इन्हीं वनों में जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है वो आर्द्र पर्णपाती वन कहलाएंगे, और इन्हीं वनों में जहां पर पानी की मात्रा अपेक्षाकृत कम है उन्हें ही शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। कौन कौन से महत्वपूर्ण पेड़ पाए जाते हैं इस प्रकार के वनों में? सागवान, साल, चंदन, ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के कुछ प्रमुख वृक्ष है। तीसरे प्रकार का वन है समशीतोष्ण वृहद पर्ण वन। ये हिमालय का जो पश्चिमी हिस्सा है, जिन्हें हम पश्चिमी हिमालय कहते हैं, उसकी 1500 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर बलूत की कई प्रजातियां इन वनों में हमें देखने को मिलती है। मुख्य रूप से हिमालय का जो पश्चिमी हिस्सा है और उसमें भी करीब करीब 2000 मीटर की ऊंचाई है, वहां पर इस प्रकार के वन देखने को मिल जाएंगे। इन प्रजातियों में ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा पतझड़ होता है, लेकिन कभी भी पूर्ण रूप से पतझड़ नहीं होता है। इन वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी पत्तियां गिरती है, लेकिन पूरी तरह से पत्तियां गिर जाए ऐसा नहीं होता है। वृक्ष वितान बहुत ज्यादा सघन होते हैं और सामान्यतः घास का अभाव होता है। इन वनों में घास नहीं मिलती है जनरली, और वृक्ष का जो वितान है, वितान क्या होता है? पेड़ों की जो ऊपरी शाखाएं हैं वो अगर छतनुमा आकृति बना ले तो उन्हें बोला जाता है वृक्ष वितान। तो जो वृक्ष वितान है, या यूं कहे वृक्षों द्वारा बनाया गया जो छतनुमा आकृति है, वो बहुत ज्यादा घनी है इस प्रकार के वनों में। चौथे प्रकार का वन है समशीतोष्ण शंकुपर्ण या शंकुधारी वन। शंकुधारी वन कौन से होते हैं? जिनके पेड़ इस तरह के होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं। ये हिमालय में 1700 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन भी मुख्यतया आपको हिमालय में देखने को मिलेंगे, करीब करीब 2500 मीटर की ऊंचाई पे। आर्थिक महत्व के उपयोगी जिम्नोस्पर्मी वृक्ष जैसे कि चीड़, देवदार, साइप्रस, स्प्रूस, सिल्वर फर, ये इनमें पाए जाते हैं। इन प्रकार के वनों में ऐसे बड़ी मात्रा में पेड़ देखने को मिलेंगे जिनका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा देवदार और चीड़ के पेड़ों का। आगे बढ़ते हैं। इनके लंबी और सुईनुमा पत्तियों वाली सदाबहार वितान छत्र पाई जाती है। इनकी जो पत्तियां होती है वो लंबी होती है और सुई के आकार की होती है, मतलब वो चुभती है, और इनका वितान भी अच्छा खासा घना होता है। इन वृक्षों के छत्रक सदैव हरे भरे रहते हैं। इनका जो वितान है, इनका जो छत्रक है, जो छत बनाती है शाखाएं, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। नेक्स्ट प्रकार का वन है अल्पाइन और टुंड्रा वन। इसमें पेड़ पौधे ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, कम हाइट के पेड़ पौधे मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। ये वनस्पति 3600 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर पाई जाती है, मतलब हाइट में और ऊपर जाओगे तो इस प्रकार के वन देखने को मिल जाएंगे। इनमें प्रमुख पेड़ है सिल्वर फर, चीड़, जूनिपर, विर्च जैसे वृक्ष इस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। इनके उच्च ढाल वाले क्षेत्रों में लाइकन और मॉस जैसी वनस्पतियां भी पाई जाती है, यानी कि कम हाइट की वनस्पतियां ऊपरी क्षेत्रों में जाओगे तो देखने को मिल जाएगी।
इनमें जनजाति समूह जैसे कि गुज्जर है, बकरवाल है, इन्होंने इस क्षेत्र को अत्यधिक उपयोगी बनाए रखा है। ये ऐसी घुमंतु प्रजाति है, घुमंतु लोग हैं जो इन क्षेत्रों में रहते हैं और इन क्षेत्रों के संरक्षण में अपना बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। इसके अलावा भारत में ज्वारीय वन भी एक स्पेशल प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ज्वारीय वन मतलब कि समुद्र और जमीन जहां पर मिलते हैं वहां पर आपको अलग प्रकार के वृक्ष और वन देखने को मिलेंगे जिन्हें हम ज्वारीय वन कहते हैं। ये तटों और नदियों के पास पाए जाते हैं। मुख्य रूप से तटों के किनारे ये बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे, चाहे पश्चिमी तट हो, चाहे पूर्वी तट हो, पश्चिमी तट हो, कोई भी तट हो, आपको समुद्र और भूमि के बीच में इस प्रकार के ज्वारीय वन देखने को मिल जाएंगे। ये मैंग्रोव वृक्षों से आच्छादित रहते हैं। मुख्य रूप से इनमें मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि आपने कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा, जो कि अलवण और खारे पानी में आच्छादित रहते हैं। ये मुख्य रूप से जो मैंग्रोव वृक्ष है, जो कि ज्वारीय वन के एक स्पेशल प्रकार के पेड़ होते हैं, वो खारे पानी में भी रह सकते हैं। और एक स्पेशल प्रकार का मैंग्रोव वृक्ष है जिसका नाम है सुंदरी। और इस सुंदरी पेड़ के कारण ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जहां पर डेल्टा बनाती है, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में, वहां पर जो वन पाया जाता है उसे बोला जाता है सुंदरवन। तो सुंदरवन कहां पे है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्र में। किस प्रकार के वन है ये? ज्वारीय वन है, मैंग्रोव वन है। इनको सुंदरवन क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक स्पेशल प्रकार का पेड़ यहां पर पाया जाता है जो कि है सुंदरी। थार मरुस्थल में भी अलग प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। तो थार मरुस्थल में पाए जाने वाले वृक्ष छोटे और मजबूत और झुलसा देने वाली गर्मी के कारण अविकसित होते हैं। चूंकि थार के मरुस्थल में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश न के बराबर है, पानी की उपलब्धता न के बराबर है, इसीलिए यहाँ की जो वनस्पति है वो ज्यादा विकसित नहीं होती है, अल्प विकसित या कम विकसित होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से कैक्टस, रेउंजा, खेजड़ा, कंजू, ओक ऐसे पेड़ देखने को मिल जाएंगे। हमने देखा था कि थार के मरुस्थल में या मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसी वनस्पति पाई जाती है, जिनकी पत्तियां छोटी होती है या पत्तियां कांटों के रूप में होती है, जिनकी जड़ें जो है वो लंबे चौड़े क्षेत्र में फैली होती है ताकि कहीं से पानी लेके आ सके। इस मैप में आप देख सकते हो कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कैसे अलग अलग प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है वो की जो कि मुख्य रूप से एक गर्म मरुस्थल है, वहां पर अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। यहां पर नीचे प्रायद्वीपीय हिस्से में जो पश्चिमी घाट है, यहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षावन देखने को मिलेंगे। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में आपको, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। यह था स्थलीय पारितंत्र का पहला हिस्सा, वन और वनों के भी अलग अलग प्रकार। स्थलीय पारितंत्र में ही दूसरा है घास के मैदान। ये पारिस्थितिकी अनुक्रम का एक मध्यवर्ती चरण है। इसका क्या मतलब हुआ कि पारिस्थितिकी तंत्रों में एक ये मध्यवर्ती चरण है। मतलब एक तरफ होंगे वन जहां पर पेड़ बहुत ज्यादा होंगे, दूसरी तरफ होंगे आपका मरुस्थल वाला हिस्सा जहां पर वनस्पति एकदम कम होगी, न के बराबर होगी, और बीच में यानी कि मध्यवर्ती क्षेत्र में आता है घास के मैदान। तो ये पारिस्थितिकी अनुक्रम का एक मध्यवर्ती चरण है। क्या? घास के मैदान। जलवायु और मृदा वृक्षों की वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी होती है और मिट्टी ऐसी होती है कि पेड़ नहीं उग सकते हैं, तो मुख्य रूप से वनस्पति के नाम पे आपको घास ही देखने को मिलती है। यहाँ पर चूहे, मूसक, रोडेंट, हिरण, हाथी, कुत्ते, भैंसे, शेर, बाघ, नेवले, मुख्य रूप से ये प्रमुख प्राणी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में एक सींग वाला गेंडा उन संकटापन जंतुओं में से एक है जो इस क्षेत्र के घास के मैदानों में मिलता है। जो उत्तर पूर्वी भारत है उसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसमें एक संकटापन जंतु मतलब ऐसा जानवर जो कि एंडेंजर्ड है, जिसपे संकट आया हुआ है, इसकी जो जनसंख्या है वो ज्यादा नहीं है, इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। तो उत्तर पूर्वी भारत के घास के मैदानों में मुख्य रूप से एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा असम का काजीरंगा अभ्यारण्य या मानस अभ्यारण्य, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तीसरा स्थलीय पारितंत्र है मरुस्थल। राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो सहारा, अरब और फारस के मरुस्थलों का ही एक विस्तार है। भारत में मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाने वाला थार का मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल या फिर अरब के मरुस्थल का एक विस्तार है। लेकिन ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं फैला हुआ है, बल्कि ये पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इन राज्यों तक भी फैला हुआ है। लेकिन इसका बड़ा हिस्सा
चूंकि राजस्थान में आता है तो इसीलिए हम राजस्थान को ही ध्यान में रख पाते हैं। भारतीय मरुस्थलों के भी मुख्य रूप से 4 प्रकार है। एक तो पर्वतीय मरुस्थल है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा लद्दाख का जो ठंडा मरुस्थल है। अब ऐसा नहीं है कि मरुस्थल उस क्षेत्र को कहते हैं जो कि सिर्फ गर्म ही हो, ठंडा मरुस्थल भी हो सकता है। मरुस्थल उस चीज को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहां पर वनस्पति उगने के लिए अच्छी कंडीशन नहीं होती है, मुख्य रूप से सूखा ही होता है। तो पर्वतीय मरुस्थल भी हो सकते हैं, समतल पर्वतीय मरुस्थल भी हो सकते हैं, दलदली मरुस्थल भी होते हैं और रेत के टीलों वाले मैदान रूपी मरुस्थल भी देखने को मिलते हैं। थार का जो मरुस्थल है वो रेत के टीलों वाला मैदानी मरुस्थल है। गुजरात में भुज का सुस्पष्ट कच्छ का रण, या जिसे कच्छ थार भी कहते हैं, एक विशाल लवणीय समतल मैदान है। आपने कच्छ के मैदान का नाम सुना होगा, जिसकी जो मिट्टी है वो सफेद कलर की दिखेगी, जिसकी जो जमीन है वो सफेद कलर की दिखेगी, क्योंकि उस मिट्टी में बहुत ज्यादा लवण है, तो उसे भी हम एक मरुस्थल का रूप कह सकते हैं। रेत के टीलों का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा असाधारण है और यह पाकिस्तान तक फैला हुआ है। जो थार का मरुस्थल है वो साधारण नहीं है, असाधारण है, और ये अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। मरुस्थल की मुख्य फसलें बाजरा, ज्वार यानी कि मुख्य रूप से मोटा अनाज, और ऐसी फसलें जो सूखे क्षेत्र में भी उग सकती है, वो इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। बाजरा, ज्वार, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ मेहंदी है, हाक है, इसबगोल है, ऐसी औषधीय पौधे भी देखने को मिल जाएंगे। भारतीय मरुस्थलों में पक्षियों और स्तनधारियों की कई संकटापन्न प्रजातियां पाई जाती है। भारत का जो मरुस्थल है, मुख्य रूप से थार का मरुस्थल है, इसमें ऐसे बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं और बहुत सारे स्तनधारी पाए जाते हैं जो कि संकटापन है, जिन पे खतरा है, जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। एशियाई शेर मिलेगा आपको गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में, जंगली गधा, चमगादड़, रेगिस्तानी लोमड़ी, भारतीय गेजल, 4 सींग वाले हिरण, श्वेत भ्रुकुटी वाले बुशेट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम गोडावन कहते हैं, ये भी इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। ये जो गोडावन है वो राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट स्थलीय पारितंत्र है भारत का पहाड़, और जिसमें सबसे प्रमुख है हिमालय का पहाड़। तो हिमालय का जो पर्वतमाला है, जो पहाड़ है, उसका वितरण कहां पे है? पश्चिम, उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व और दक्षिण पूर्व तक लगभग ये 2500 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। इतना लंबा चौड़ा एरिया में ये फैला हुआ है। भारत के एक रफ मैप से समझते हैं कहां पर ये फैला हुआ है। भारत का ये उत्तरी क्षेत्र हो गया, इसमें मुख्य रूप से जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है से लेकर दक्षिण पूर्व ऐसे ये फैला हुआ है। मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों में फैला हुआ है और इसकी लंबाई करीब करीब 2500 किलोमीटर है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि भारत के पड़ोसी देशों में भी थोड़ा थोड़ा ये फैला हुआ है, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत तो है ही, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार वाले कुछ हिस्से में ये फैला हुआ है। पश्चिम में इसके नंगा पर्वत है और पूर्व में इसके नामचा बारवा पर्वत है। पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में आपके नामचा बारवा पर्वत तक ये फैला हुआ है हिमालय, जो कि 2500 किलोमीटर लंबा है। ये आंशिक या पूर्ण रूप से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। भारत की बात की जाए तो लगभग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिमालय पर्वतमाला फैली हुई, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, उत्तर पूर्व भारत के लगभग सभी राज्यों में ये हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। अब भौगोलिक रूप से हिमालय का अगर विभाजन करके देखें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार है। हिमालय को भी अगर भौगोलिक रूप से देखें तो इसके 4 हिस्से आ जाएंगे। सबसे पहले है पूर्वी हिमालय, जिसे असम हिमालय भी बोला जाता है। हिमालय का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है उसे पूर्वी हिमालय या असम हिमालय बोला जाता है। बीच में आ जाओ तो केंद्रीय हिमालय, या फिर इसे नेपाल हिमालय भी बोला जाता है, जो कि मुख्य रूप से नेपाल के अंतर्गत ही आता है और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। सबसे पश्चिम में है पश्चिमी हिमालय, और उत्तर पश्चिम की तरफ जाओगे तो उसे बोला जाएगा उत्तर पश्चिम हिमालय, और इसे ही बोला जाता है पंजाब हिमालय। तो एक तो डायरेक्शन के हिसाब से, दिशा के हिसाब से इनके नाम है, और दूसरा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसके नाम के अकॉर्डिंग भी इन्हें देखा जा सकता है। 5वां स्थलीय पारितंत्र है घाट। तो भारत में मुख्य रूप से 2 घाट, या जिन्हें पर्वतमाला कह सकते हैं, वो पाए जाते हैं और भारत के ये प्रायद्वीपीय हिस्से में पाए जाते हैं। मैप के हिसाब से समझते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर पर्वतमाला है जो कि लगातार चलती है, वो पश्चिमी घाट है। और पूर्व में भी ऐसी पर्वतमाला है, लेकिन वो लगातार नहीं चलती है, वो कटे छटे रूप में है, वो पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भारत के इंपॉर्टेंट प्राकृतिक पारितंत्रों के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो बोला जाए
पश्चिमी घाट का एक नाम और बताओ तो हम सह्याद्री उत्तर देंगे। और उत्तर में ये ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। उत्तर में ये लगभग ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं इन पश्चिमी घाट। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से होकर गुजरते हैं। मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में पश्चिमी तट पर जो राज्य हैं उन सभी राज्यों से होकर गुजरते हैं ये पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट दुनिया के 25 हॉटस्पॉट में से एक है। ये जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, हमने देखा था कि यहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है इसे पश्चिमी ढाल पर, तो यहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इतनी ज्यादा वनस्पति होने के कारण यहां का जो जैव विविधता है वो भी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए ये एक हॉट स्पॉट वाला एरिया है। तो हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? ये वो क्षेत्र होता है जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता, प्रजातियों की समृद्धि और स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है। तो जैव विविधता ज्यादा है और स्थानीय प्रजातियां जो कि यहीं की प्रजातियां हैं मूल रूप से, वो भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। पूर्वी घाट की बात की जाए तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु मुख्य रूप से इन राज्यों में फैले हुए हैं और ये एक सतत श्रेणी के रूप में नहीं है। मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट एक लगातार श्रेणी के रूप में है, लेकिन पूर्वी घाट सतत श्रेणी के रूप में नहीं है बल्कि कटे फटे हुए हैं। और कटे फटे क्यों हैं? क्योंकि पूर्व दिशा में भारत की बड़ी बड़ी नदियां बहती है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इन नदियों की वजह से पूर्वी घाट कट पट जाता है, ये लगातार रूप से नहीं चल पाता है। तो ये थे भारत के प्रमुख स्थलीय पारितंत्र। अब देखते हैं भारत में प्रमुख रूप से कौन से जलीय पारितंत्र पाए जाते हैं। तो जलीय पारितंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक तो अलवण जलीय और दूसरा लवण जलीय पारितंत्र। सबसे पहले है अलवण जलीय पारितंत्र, मतलब जिसमें लवण नहीं मिलता है, नमक नहीं मिलता है, जैसे कि झीलें हैं, तालाब है, जलाशय हैं, नदियां हैं, ये प्रमुख अलवण जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। झीलें जो होती है वो प्राकृतिक रूप से बनने वाले गहरे पानी के निकाय या पानी के गड्ढे होते हैं। हमने एक भाग में देखा था इसी चैप्टर के कि झील क्या होती है, एक बड़ा गड्ढा होता है, एक बड़ा डिप्रेशन होता है जिसमें पानी बढ़ जाता है और ये पानी स्थिर रहता है, बहता नहीं है। बाढ़ बिंदु क्या होता है? ये वो स्थान होता है जहां पर समय समय पर नदियों में आने वाली बाढ़ का पानी बढ़ता रहता है। बाढ़ बिंदु वो स्थान होता है, नदियों के किनारे बना होता है और इस जगह पर इस नदियों का पानी समय समय पर आता रहता है और बढ़ता रहता है और एक तरीके से बाढ़ की कंडीशन पैदा कर देता है। जलाशय क्या होते हैं? ये मानव निर्मित क्षेत्र होते हैं जहां पर मानवीय आवश्यकताओं और सिंचाई के लिए जल इकट्ठा किया जाता है। तो कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पानी भरा जाता है, उन्हें जलाशय बोला जाता है। मुख्य रूप से इसमें तालाब आ जाते हैं। नदियां क्या होती है? ये बहते हुए जल निकाय होते हैं, मतलब इसका पानी स्थिर नहीं होता है बल्कि लगातार चलता रहता है। जैसे कि भारत की बात की जाए तो भारत में प्रमुख रूप से गंगा नदी, यमुना नदी, इनकी सहायक नदियां नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदियां हैं। ऐसी बहुत सारी नदियां भारत के अलवणीय जलों के अंतर्गत आ जाती है। दूसरा है लवण जलीय पारितंत्र या समुद्री पारितंत्र। भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र क्या होता है? जो कि तट के किनारे चलता है। इस तरफ अरब सागर नाम का समुद्र है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी नाम का समुद्र है। तो ये तटों के सहारे जो जगह बन जाती है, जो क्षेत्र बन जाता है, उसे बोला जाता है तटीय क्षेत्र। और भारत की तटीय क्षेत्र लगभग 8,000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें लक्षद्वीप समूह भी आ जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाता है। तो यानी कि भारत का जो तटीय रेखा है या तटीय क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा लंबी है, जो कि लगभग 9 राज्यों और 2 द्वीप श्रृंखलाओं से होकर गुजरता है। 9 राज्य कौन कौन से हो गए? इधर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। प्रमुख रूप से इन 9 राज्यों में तटीय रेखा मिलती है और 2 द्वीप श्रृंखलाएं कौन सी है? इधर है लक्षद्वीप और इधर है अंडमान निकोबार। इनके तट पर बहुत सारी नदियां समुद्र से अपने संगम पर खाड़ियों की रचना करती है। तो इन तटों पर बहुत सारी खाड़ियां बनी हुई है और ये खाड़ियां मुख्य रूप से कौन बनाती है? नदियां। नदियां समुद्र के संगम पर बहुत सारी खाड़ियां बनाती है, जैसे कि पूर्वी तट पर आपको मन्नार की खाड़ी देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु के नीचे की ओर, और पश्चिमी तट पर आपको कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी ये देखने को मिल जाएगी। समुद्री जीवन के निर्धारण में ज्वार भाटा का बहुत महत्व होता है। ये ज्वार भाटा क्या होता है? हमने बात की थी कि समुद्र का पानी नियमित रूप से
आगे आता है, तट की तरफ आगे आता है और उसकी ऊंचाई भी थोड़ी बढ़ जाती है, समुद्र का स्तर भी थोड़ा बढ़ जाता है और ये नियमित रूप से वापस पीछे भी चला जाता है, इसका स्तर भी कम हो जाता है, जो कि मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और पानी की ये नियमित आगे आना, पीछे जाना, ऊपर उठना और नीचे जाना, इसको क्या बोलते हैं हम? ज्वार भाटा बोलते हैं। हिंद महासागर में मूंगों की 199 प्रजातियां पाई जाती है और ये कोरल रीफ की रचना करते हैं। ये मूंगे या कोरल रीफ क्या होते हैं? ये मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और यहां पर अलग अलग प्रकार के जीव एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। आपने अलग अलग वीडियो में, अलग अलग फोटोज में देखा होगा कि कैसे गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं और अंदर का एक बहुत ही शानदार चित्र हमें प्रस्तुत करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कलरफुल होता है। कलरफुल यहां पर वनस्पति होती है, कलरफुल यहां पर जीव जंतु होते हैं। इनको बोला जाता है कोरल रीफ या फिर मूंगे। तो हिंद महासागर में बहुत सारे मूंगों की प्रजातियां पाई जाती है, चाहे वो लक्षद्वीप वाले क्षेत्र में हो, चाहे वो अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में। कोरल रीफ की जो जैव विविधता होती है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के समान होती है। ये जो कोरल रीफ वाला क्षेत्र होता है, जो मूंगे वाला क्षेत्र होता है, वो जैव विविधता के मामले में बहुत ज्यादा समृद्ध होता है। जैव विविधता मतलब अलग अलग प्रकार की वनस्पति और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु यहां पर बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। हमने देखा था कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, विविध प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और यहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं। मतलब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता बहुत ज्यादा है। तो ऐसी ही कुछ जैव विविधता इन कोरल रीफ या मूंगों की भी होती है। यानी कि कोरल रीफ और ये मूंगे जैव विविधता के मामले में बहुत ज्यादा समृद्ध होते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा कि भारत में प्रमुख रूप से कौन कौन से स्थलीय पारितंत्र पाए जाते हैं और कौन कौन से जलीय पारितंत्र देखने को मिलते हैं। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।